आज हमारा जो फर्स्ट सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अब मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे है और कैसे हम लोग जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें, और अगर शुरू कर रखी है तो कैसे हम लोग उसको नेविगेट करें। क्या हम बने रहें स्टॉक मार्केट में या फिर हम अपने सारे स्टॉक्स बेच के अब बोले चलो भाई अब समय आ गया गोवा जाने का, क्या अब हमें करना चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे मिस्टर दीपक शेनॉय, जिनको आप लोग पहले भी मेरे साथ मार्केट की बात ग्रो के साथ के एपिसोड्स पे देख चुके हैं। ग्रेट, सो कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीपक सर, कम ऑन दीपक सर प्लीज। आज हमारा जो यहाँ पे मिलने का मेन मुद्दा है दीपक सर के साथ वो ये है कि कैसे हम लोग ऑल टाइम हाई जब मार्केट चल रही होती है तो क्या करना चाहिए। तो सर गोवा चलें या स्टॉक्स अपने बचा के रखें? अभी सबसे पहला सवाल। थैंक यू एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मैं पहले ये वैसे मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, वो एज ग्रुप में मैं अपर साइड पे हूँ, मैं हाथ नहीं उठाता कभी। तो इसमें ये पूछूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ को नंबर ऑफ डेज में गिनेंगे तो आज आपका ऑल टाइम हाई होगा और कल भी आपका उससे ज़्यादा ऑल टाइम हाई होगा। पर आप ये तो नहीं कह रहे हो कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, और मैं बूढ़ा हूँ ऑलमोस्ट। एंड एवरी डे इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मार्केट्स आर लाइक दैट, दे आर डिजाइन टू गो अप। इसका मार्केट का एक ही काम होता है, ऊपर जाना होता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि थोड़ी सी इन्फ्लेशन है मार्केट में। जब इन्फ्लेशन रहेगी मार्केट में तो नॉर्मली कंपनीज के स्टॉक्स के अर्निंग्स ग्रो होंगे, आपकी रुपी की वैल्यू शायद कम हो जाए, लेकिन द स्टॉक मार्केट विल जनरली टेंड टू गो अप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन एवरी इकोनॉमी। जापान भी 30 साल बाद इट हैज हिट अ न्यू ऑल टाइम हाई, 30 साल बाद। सो आई थिंक अब ये वो तो, लेकिन रही गोवा की बात, आप गोवा अगर इसलिए नहीं जा रहे हो कि स्टॉक मार्केट और ऊपर जाएगा, तो ये आप मतलब सोचना बंद कर दो। पैसे का स्टॉक मार्केट का काम है ऊपर जाना, लेकिन पैसों का एक ही काम होता है कि उसका खर्च किया जाए। अगर आप खर्चों को इसलिए रोक रहे हो, अपनी खुशियों को इसलिए रोक रहे हो कि पैसा और बढ़ेगा, यार फायदा क्या है? आप गोवा जाओ ना, फिर वापस आके और कमा लेना। राइट, क्या बात है सर। एक सवाल मेरे मन में आता है कि अब जो नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे कई लोग होंगे जो अभी इस इवेंट के बाद मोटिवेट होंगे कि मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है या मैंने अपनी एसआईपी शुरू करनी है। सो इज दिस द राइट टाइम टू एंटर? और जैसा कि कई मार्केट्स में कई जगह पे बोला जाता है अब वेट करो, अब इंतजार करो, अब मार्केट जब नीचे आएगा तब एंट्री लेना, या दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट? तो इसमें पहले तो मैं थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अब जब आए यहाँ पे मुंबई में, मतलब बारिश स्टार्ट हो गई, हम लोग भाग के अंदर आए, फिर मेरे साथ निहित थे मेरी कंपनी के, टॉकिंग यार अगर can you trust a fund manager who goes in Mumbai in monsoon without an umbrella? So बस उस डिस्क्लेमर के बाद मैं ये कहूँगा कि इन जनरल अगर आप पास्ट पे देखें, ऑल टाइम हाई जब हिट होता है उसके बाद भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। इनफैक्ट ऐसा है सिचुएशन कि अगर आप कभी भी सिर्फ उन दिनों में इन्वेस्ट करें जहाँ मार्केट के आपसे 5% करीब हो, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, अगर आप उन्हीं टाइम्स में इन्वेस्ट करें ना, बाकी के टाइम में ना इन्वेस्ट करें, फिर भी आपका 1 साल का रिटर्न उसके बाद 72% ऑफ द टाइम इज पॉजिटिव, 38% ऑफ द टाइम इज मोर देन 15% पर इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो दैट इज प्रीटी गुड ऑड्स कि आई विल नॉट लूज मनी इवन इफ आई इन्वेस्ट इन ऑल टाइम हाइज। दूसरी बात ये कि अगर आप सब टाइम में इन्वेस्ट करें, मतलब ऑल टाइम हाई छोड़ के, मतलब एवरी टाइम, व्हाट इज द डिफरेंस? It is instead of 38% it become 39%, सिर्फ 1% ज़्यादा आता है कि 15% रिटर्न हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ऑल टाइम हाई में इन्वेस्ट करो कि हमेशा आपके लॉसेस होते हैं। इनफैक्ट हमेशा आपके लॉसेस 72% ऑफ द टाइम आपके लॉसेस नहीं होते हैं इन द पास्ट। और दूसरी बात ये भी है कि ऑल टाइम हाई कब होता है। अब यूजली हम लोग अभी बात करें जब कल या परसों में ऑल टाइम हाई हिट हुआ था, और वो हिट हुआ था 6 महीने बाद, दिसंबर 22 में पहले एक ऑल टाइम हाई था, और उससे पहले आई थिंक वो भी ऑल टाइम हाई सिर्फ 3-4 दिन का था, और उससे पहले एक्चुअली हिट हुआ था अक्टूबर 2021 में। हमें इसलिए डर लग रहा है कि यार 2021 से अब तक मार्केट एक्चुअली नीचे गया है, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन उस टाइम में अर्निंग्स कितनी बढ़ी हैं कंपनीज की। अगर आप किसी को ये कहें कि आपके 2 साल में आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है और
अब बढ़ेगी, तो आपको क्या लगता है कि डिजर्व नहीं है? 2 साल काम किया है, 2 साल एक्सपीरियंस और है, then maybe I deserve it a little bit. So earnings have also gone up 15 to 20%. तो इन दोनों को अगर आप मिला लें, और मार्केट्स विल बोथ इन द पास्ट कह रही हैं कि इतना बुरा टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का, और ये भी है कि अर्निंग्स बढ़ी हैं, तो आई थिंक वो उतना फियर नहीं होना चाहिए कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है इसलिए नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप पैसे तभी बनाते हो जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, क्या कहते हैं कि हम सिर्फ लो पे इन्वेस्ट करेंगे और हाई पे हम बेचेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाई पे खरीदते हैं और हाई बढ़ जाता है तो एट सम अदर टाइम बेचते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस तरीका अलग है, मंजिल एक ही है, दोनों उतना ही पैसा बनाते हैं, बोथ कैन मेक इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी। सो आई थिंक यू शुड हैव द टेम्परामेंट, बस ये नहीं होना चाहिए कि चीप ही खरीदें। एक्शनेबल इनसाइट अगर हम एक लाइन में करना चाहें ऑल टाइम हाई से, कि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक्शनेबल इनसाइट क्या होगा कि आज वो क्या कर सकते हैं, मतलब दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग और दे शुड वेट। बिल्कुल एकदम एक लाइन में अगर हम शुड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी इन वन डे? नो, आई थिंक यू शुड स्टिल स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सेकंड थिंग, डोंट इन्वेस्ट वेयर यू डोंट नो। अगर आपको पता है, यू लाइक वी हर्ड कि डोंट, कि आप बैंगन को देखें, और अगर सारे बैंगन काले हैं तो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? लेकिन अगर ऐसा नहीं है, देन मे बी यू हैव अ गुड चांस एट मेकिंग अ वेरी गुड रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म। बट आई थिंक यू शुड स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको फिर मेरे से पूछने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो या फिर आप यू वांट दैट एडवाइस, आई वुड से स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। सारा पैसा अभी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको सोच लीजिए कि 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, ओवर 5 year periods markets tend to make people profitable। और ये जो सेविंग्स हैं आपके यूजली बैंक अकाउंट से पोस्ट टैक्स बेटर रिटर्न देती है 5 साल में। सो आई थिंक दैट थिंकिंग ऑफ इट दैट वे ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप बैंक से लोन लें और इन्वेस्ट करें, या फिर अपना सारा पैसा एक ही टाइम में इन्वेस्ट करें, वो सब नहीं करना चाहिए। सो एक्शनेबल इनसाइट ये है कि अगर आपके पास अभी एक अच्छा अमाउंट है तो आप उसे एक स्टैगर्ड फॉर्म में ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year डिवाइड करके धीरे धीरे इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक घर को लेके जो है बहुत चर्चा रही है, और ट्विटर पे मैं भी आपको फॉलो करता हूँ, और हमेशा इस तरह की फाइट चलती रहती है कि घर लें या ना लें, रेंट पे रहें। जैसे आपने भी कई बार बोला है कि हाउसिंग जो है टेरिबल इन्वेस्टमेंट है, राइट, बट हमारे जो इमोशंस हैं हम सबके, कि घर पे सर पे अपनी छत होनी चाहिए एंड ऑल दैट, तो वो हमेशा ओवरशैडो कर देता है इस टेरिबल इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को। तो इस पे क्या थॉट है, आप कौन से कॉर्नर में आप अपने आप को रखते हैं कि मैं हाउसिंग इज अ टेरिबल इन्वेस्टमेंट, या फिर सर पे जो है वो छत होनी चाहिए? नहीं, वो मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ कि हाउसिंग इज अ टेरिबल इन्वेस्टमेंट, बट इट्स अ वेरी गुड स्पेंड। जैसे आपके घर पे छत होनी चाहिए वगैरह, दैट इज अ गुड स्पेंडिंग। इट्स लाइक हैविंग अ कार। आप कार में इन्वेस्ट तो नहीं करते हो, आप कार को लेते हो एंड देन यू एंजॉय करते हो। घर को लीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन आप उसी कार को खरीदते हो जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो। वो घर में ऐसा क्या है कि आप वो 10 times इनकम वाली घर ले ली, आप 15 लाख कमा रहे हो, आपने 1.5 करोड़ का घर लिया। बॉम्बे में तो 1.5 करोड़ में कुछ नहीं मिलता है, पर फिर भी मतलब कल मेरे एक फ्रेंड मुझे बता रहे थे कि इन्होंने 20 CR का घर लिया है यहाँ पे, और 3500 स्क्वायर फीट का। तो मैं सोचा था कि हंसूं के रोऊं, क्योंकि मैंने भी फरीदाबाद में लिया है, बट उसके 1/6 ऑफ द प्राइस के अंदर ही जो है वो आ गया है। हाँ, वो ऐसे उन्होंने कम्यूट की वजह से नहीं लिया है, क्योंकि वो फरीदाबाद से रोज आना बहुत मुश्किल है वैसे। पर बॉम्बे, मैं बीच में रोक रहा हूँ, इतने में कम्यूट भी हो जाता सर, जितने डिफरेंस है ना उतने में कम्यूट भी हो जाता। शायद रोज आप चार्टर प्लेन कर लेते, पर चलो ठीक है। बट बॉम्बे इज वेरी डिफरेंट और मुंबई इज वेरी डिफरेंट एंड रेस्ट ऑफ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप लो। ये सबसे इट्स अ वेरी गुड स्पेंड। आपको इट मेक्स यू फील गुड। आपका जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो परमानेंट एड्रेस का सच्ची परमानेंट एड्रेस आ जाता है। ऑल स्मॉल थिंग्स, जो खुशियाँ हैं, उसके लिए आप जरूर स्पेंड करो। मैंने कहा पैसे का काम है खर्च करना, और खर्च करो आप जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। पर ये नहीं करो कि इतना लोन ले लिया कि यार मैं कभी जॉब छोड़ ही नहीं सकता, फिर मुझे 20 साल और जॉब करना पड़ेगा। आप अपनी वो सेविंग्स और EMI को ध्यान में रखते हुए, लास्ट 20 years ऐसा हुआ है कि
इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हमारी इनकम्स इतनी बढ़ी हैं कि ईएमआई अफोर्डेबल हो गया है। कल को अगर ईएमआई 10% रेट पे और हमारे सैलरीज उतनी नहीं बढ़ते हैं अगर, तो अफोर्डेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो उसी हिसाब से, बट अदरवाइज आई वुड से हाउस इन्वेस्टमेंट के लिए ना लें, क्योंकि वो रेंट का इक्वेशन कभी बनता ही नहीं है। रेंट आपको 2-3% मिलता है और उसके बाद घर का खर्चा होता है, कोई और रह रहा होता है उसमें, फिर कभी कभी आप पैसा बना लेते हो और फिर वो हाईलाइट हो जाता है ना कि वो वही है कि एक ऑप्शन अगर किसी ने 10 पैसे पे लिया और 404 रुपया हो गया, तो वो तो ट्विटर पे आ गया ना अपनी वो स्टेटमेंट दिखा के। तो वो उसी तरह से घर वाले भी होते हैं, मैंने 10 लाख का घर लिया, 3 करोड़ में बेच दिया, 1980 में लिया था। 1980 में यार 10,000 बहुत हुआ करते थे, अभी ठीक है, चलो वो भी है, बट दैट इज द थॉट प्रोसेस। बट आई थिंक दैट शुड नॉट बी द आइडिया कि इन्वेस्ट करेंगे, बहुत पैसा बनाएंगे वाला फंडा। अगर वो करना चाहते हो तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए एटलीस्ट 10-15 घर खरीदने के अलग अलग सिटीज में। वो शायद होगा नहीं। राइट। सो सेम इज द थिंग विद द कमर्शियल प्रॉपर्टी। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में यही सोचते हैं कि उसको भी हम सिर्फ अपने अगर ऑफिस हमें करना है तो हम बाय करें, अदरवाइज उसको एज अ इन्वेस्टमेंट ना देखें? नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट सीन है, क्योंकि वहाँ पे रियल एस्टेट में रेंटल यील्ड भी आता है काफी। और उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये है कि आप किसी को रेंट पे देते हो ना, तो अंदर कोई गीजर खराब हो गया वो आपके पास नहीं आते, वो खुद ही रिपेयर करवा लेते हैं। तो काफी जो रिपेयर्स वगैरह है वो मतलब वो आपके हाथ में नहीं आते हैं। सो दैट वे इट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। एंड वो इसकी जो रीसेल वैल्यूज हैं, दे आर नॉट एज क्रेजी एज रियल एस्टेट, as residential real estate. So I think rental yields 9-10% के करीब है. That's I think better as an investment. Right. Even there I think you should diversify. because कल का कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना रहे हैं, सॉरी आपका गया लैंड। फिर आप मतलब आप अगर एक ही प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हो तो फिर वहां पर तो लॉस ही हो जाएगा। राइट। सो एक्शनेबल इनसाइट इज कि आप घर को एक खर्चा समझें और अच्छा खर्चा समझें और उसको उतना ही लोन लें जितना आप अफोर्ड कर पाएं। एंड प्लीज डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। यस, वो वाली एक सिक्योरिटी जो पासपोर्ट वाली आपने बात बोली ना, वो बिल्कुल मुझे समझ आती है कि पासपोर्ट ऑफिस जाओ तो परमानेंट एड्रेस हो तो कितना अच्छा लगता है। और साथ साथ में कमर्शियल प्रॉपर्टी कैन बी सीन एज एन इन्वेस्टमेंट। राइट। एक सेक्टर है जो हम आजकल देख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा साइडवेज मूवमेंट हो रही है। आईटी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी दिग्गज स्टॉक्स हैं, जितने भी दिग्गज बिजनेस हैं हमारे आईटी सेक्टर के, उन सब में कुछ बहुत ज्यादा ऐसे क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा डेटा भी बहुत हमें क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि हमें इसमें रहना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। आपके क्या इनसाइट्स हैं पर्टिकुलरली जो आईटी के हमारे टॉप बिजनेसेस हैं उनके लिए? तो आई थिंक आईटी सेक्टर में आई थिंक राइट नाउ देयर इज अ फियर, क्योंकि यूएस में अगर रिसेशन आ रहा है और उस रिसेशन से इनकी इनकम्स कम हो जाएंगी, कम होंगी ज़रूर, लेकिन इनका एक और चीज़ हुआ है जो स्टार्टअप्स में फंडिंग जो क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से काफ़ी ले ऑफ्स हुए हैं थोड़े से स्टार्टअप्स में। तो वहाँ से लोग जो टेक कंपनीज में आते थे, ये जो आईटी कंपनीज सैलरीज देती थी वो बहुत कम थी, अभी ज़्यादा देनी पड़ रही थी। तो वेज बिल इंक्रीज हो गया था काफ़ी। और कोविड के बाद से जब मार्केट पीपल आर रिटर्निंग टू ऑफिस, तो ऑफिस के खर्चे भी बढ़ गए थे, तो उनके मार्जिन कम हो गए। लेकिन अब क्या हुआ है कि लोग, बिकॉज जनरली टेक सेक्टर इज अ लिटिल मोर फियरफुल, पीपल आर कमिंग टू आईटी कंपनी सेइंग कि अच्छा ठीक है, मुझे हाइक अगर ना भी दें, आप थोड़ी सी स्टेबल जॉब दे तो बेटर होगा। सो दैट विल हेल्प देम इन देयर मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक ओवर अ 4 or 5 year पीरियड दे विल कम बैक, बट वो अवतार चेंज होगा, उसमें बहुत सारा एआई होगा, उसमें अलग तरीके के बिजनेसेस होंगे जो उनके कस्टमर्स होंगे। इंडिया भी शायद उनका इंडियन कंपोनेंट 2-3% हुआ करता था, अब शायद 10-12% हो जाएगा। तो लेकिन ये जो कंपनीज हैं इनके पास कैश है और इनके पास ग्रोइंग मतलब कैश फ्लो वाले बिजनेस में डेट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बिजनेसेस मरते नहीं हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अभी और 2-3 साल शायद टर्मोइल होगा, पर आई थिंक नोबडी वांट्स टू हियर कि 2-3 साल कौन वेट करेगा यार। Exactly, मैं वही सोच रहा था, घबरा रहा था मैं भी। हाँ, वो आपके लिए 2-3 साल आपके लाइफ का 10% है, मेरा 5% है, सो आई कैन वेट। बट सो एक तरफ में वो है, पर आई थिंक पेशेंस है तो आप थोड़ी सी एलोकेशन रखें, और जब वो वाला इंडेक्स ऑल टाइम हाई हिट करेगा तब आप थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेके और कर सकते हैं। क्या बात है, ग्रेट। सर मुझे 1-2 क्वेश्चन आपसे और पूछने हैं। यहाँ बैठे हुए जो भी लोग हैं, ज्यादातर लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं।
इनके लिए बेस्ट सूटेड तरीका क्या है इक्विटीज में अपना एक्सपोजर इंक्रीज करने का या इक्विटी में एंटर लेने का? इज इट गोइंग डायरेक्टली फॉर स्टॉक्स or through mutual funds? And when we talk about mutual fund, is it through active mutual funds or passive mutual funds? Best तरीका क्या रहेगा एक स्टार्टर के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जिससे वो अपनी जो ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन परस्यू कर रहा है वो उस पर भी ध्यान लगा पाए और साथ साथ में जो है वो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को भी कंटिन्यू करते रहे? अच्छा, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं थोड़ा सा ये मैं कहना चाहता हूँ, मगर किसी को यहाँ पे कहूंगा कि आप इन्वेस्ट स्टॉक्स में ना करें तो कोई नहीं सुनेगा. इनफैक्ट माई किड्स विल डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑल्सो, किसको कुछ नहीं पता है, राइट? सो एक तो मार्केट के 2 रीजंस होते हैं एग्जिस्ट करने के, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट्स के. एक तो होता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनाओ और दूसरा होता है एंटरटेनमेंट. वो एंटरटेनमेंट भी है काफ़ी, मतलब आप जितना मतलब यू हियर ये स्टॉक 2 दिन में डबल हो गया, ये वाला वो वाला पार्ट एंटरटेनमेंट है. अगर आप उन दोनों को की डिफरेंस को जान लेंगे ना, तो आप जैसे आप अगर आप कसिनो में जाते हो, यू नो इट इज़ एंटरटेनमेंट, तो आप उतना ही हारते हो जितना मतलब आप एंटरटेनमेंट के लिए हार सकते हो. आप किसी वो जो आजकल वो गेम्स आते हैं जहाँ पे वो किसी को यू हैव टू थ्रो सम बास्केटबॉल एंड टिकट्स मिलते हैं, वो भी एंटरटेनमेंट होता है. ऐसा लगता है आप कुछ अर्न कर रहे हो, बट एंटरटेनमेंट ही होता है, आपको पता ही है. द पार्ट अबाउट एंटरटेनमेंट, मैं कभी भी कुछ भी कहूँगा, पीपल विल डू, एंड आई थिंक यू शुड कीप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी नो मैटर हाउ रिच यू आर, कि आप थोड़ा सा पंट करें या जो भी है उस छोटे से अमाउंट से. लेकिन लॉन्ग टर्म में यू शुड इन्वेस्ट. नाउ इन्वेस्टिंग हैज 2 तरीकास. Either you go through mutual fund. Mutual fund can be active or passive, and you can go directly and buy stocks on your own. मैं कहता हूँ लोगों को तीनों आजमाने चाहिए, क्योंकि हर पर्सन का टेम्परामेंट अलग होता है. कुछ लोग डायरेक्टली स्टॉक्स जब लेते हैं, वो स्टॉक्स 30, 40, 50% में गिरते हैं, तो फिर आई मीन दर्द होता है. इट्स यू नीड जिगर टू सो द इफ यू कैनॉट टेक दैट, देन यू आर नॉट बिल्ट फॉर स्टॉक्स. यू आर बिल्ट फॉर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया है या फिर इंडेक्स फंड हो गया है कुछ. म्यूचुअल फंड में भी अगर पहले तो म्यूचुअल फंड ऐसा था कि 3000 स्टॉक हैं, हमारा म्यूचुअल फंड दीजिए, आपको चूज नहीं करना पड़ेगा. अब 4000 म्यूचुअल फंड हैं, तो तो अब कौन सा ऑप्शन चूज करें? फिर उसके बीच में फिर एक्टिव आ गया, फिर पैसिव आ गया. अब कह रहे थे पैसिव चूज करो, पैसिव में निफ्टी में या सेंसेक्स में भी 10 म्यूचुअल फंड हैं, तो अब वो चूज करना डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन उसका तरीका अलग होता है. म्यूचुअल फंड में आप थोड़ा सा मैनेजर को देखोगे, हाउस को देखोगे, परफॉर्मेंस को देखोगे. स्टॉक्स में आप फंडामेंटल्स को देख सकते हो, या फिर कौन और इन्वेस्ट कर रहा है उनको देख सकते हो. सो आई थिंक तरीके अलग होते हैं, बट एंड आइडिया इज टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर ऑफ बिजनेसेस. और अगर आप फिलोसफिकली उसी में अलाइंड हो, तो ये आई थिंक तरीका आपको आजमाना चाहिए सारे के सारे, और आपको पता करना चाहिए मेरा टेम्परामेंट किसके लिए सूटेड है. और अगर 2-3 साल में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि 2-3 साल में क्रैश तो आता ही आता है, 10% 12%. उस 10% 12% में आपकी खुद की असलियत आपके सामने आएगी, राइट? कि यार ये आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने की एक्टिंग कर रहे थे. हाँ, यस, राइट, ग्रेट. तो एक्शनेबल इनसाइट ये है कि एक्सपेरिमेंट करिए और देखिए क्या बेस्ट सूट करता है, और जो आपको सूट करता है देन आप उसके अकॉर्डिंगली आगे चल सकते हैं. अब वी आर ओपनिंग द हाउस. अगर आप दीपक सर से कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं तो 1 by 1 आप जो है अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, एंड दीपक सर विल बी आंसरिंग. आई थिंक माइक हमारी टीम आपके पास पहुंचा देगी. Great insightful from your side. As market are all-time high, you are bullish on which sector? I'm bullish on which sector? Actually, I'm bullish on a lot of sectors, but सबसे ज्यादा बुलिश किस पे, वो वाला बता दीजिए. So I think so instead of looking at export-oriented companies, I am now looking at domestic-oriented companies. There's a reason for this, is that there is actually a significant change that has happened over the last 1 year after the Ukraine war. वेस्ट में इन्फ्लेशन है, इंडिया में इन्फ्लेशन कम है, वेस्ट के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट शायद ऑन अ डाउनवर्ड साइकिल होंगे आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर. आई थिंक इंडिया हैज अ मच बेटर चांस, स्पेशली डोमेस्टिक इंडिया, एंड ऑल्सो लाइक सुंदर सर सेड, वी हैव अ मच बिगर ग्रोइंग मिडिल क्लास. ये मिडिल क्लास कंज्यूम करेगी, ये मिडिल क्लास इन्वेस्ट करेगी. तो बोथ ऑन द क्रेडिट फ्रंट, which is banks and certain NBFCs,
एंड ऑल्सो ऑन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन फ्रंट जो लोग मैन्युफैक्चर इंडिया के लिए कर रहे हैं. I think that has a good set. Now I can't tell you specific sectors की auto ancillaries में ये होगा, पर I think auto is part of that overall sector growth. I would say look at it from a perspective of which, if you're looking at it sectorally, look at it कि किस sector को आप understand करते हो. If you understand a certain sector well, then you can present this thing. नहीं तो certain times some sectors do well, company कुछ नहीं करती है. एयरलाइंस इंडिया में एयरलाइन ट्रैफिक इतना है कि हर जगह भीड़ है, पर अभी 2 एयरलाइंस आर क्लोज टू बैंक्रप्सी, इवन दो all of this is happening. So sector can do well, your stock cannot do well also. So sometimes you should have more knowledge ki which stocks are going to be a winner in which sector. Otherwise, I would say right now domestic infrastructure, domestic manufacturing and domestic consumption is my focus. ओके, तो हम सेशन को सर यहाँ पे क्लोज करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे सबके मन में, लेकिन हमारे पास लिमिटेड समय है. दीपक सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया वंस अगेन एंड वी एंजॉयड अ लॉट. प्लीज एक बार दीपक सर के जोरदार तालियां. थैंक्स. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.